स्वागत है आपका हमारे और एक नए सेशन के अंदर। और आज का जो सेशन है ये एक बहुत ही नॉर्मली इसको नहीं देखते हो जब भी आप एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हो। ये जो टॉपिक अभी हम देखने वाले हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली जब भी हमें कुछ एडवांस चीज़ें करनी होती है, बड़े जो स्केल होते हैं एप्लीकेशंस उनको बनाना होता है, तो उस टाइम हम इस टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं। ओके, आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं आरपीसी। और इसको हम रिमोट प्रोसीजरल कॉल भी बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है आरपीसी, मतलब एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आरपीसी के अंदर जैसे कि हमने रेस्ट एपीआई देखी थी, ग्राफक्यूएल देखा था, उसके जैसा ही ये आरपीसी है। और ये भी एक स्टाइल है दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करने की। हमने रेस्ट के अंदर देखा था कि हम यूआरएल बनाते हैं और फिर रिक्वेस्ट सेंड करके रिस्पॉन्स हम गेट करते हैं। ग्राफक्यूएल के अंदर हमने देखा था कि हम को चूज कर सकते हैं, राइट। उस ग्राफक्यूएल का जो क्वेरी लैंग्वेज सिंटैक्स है उसको हमने यूज किया था। अब ये आरपीसी जो है ना, ये भी एक स्टाइल है, इसको रिमोट प्रोसीजर कॉल बोलते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है, समझ लेते हैं कि दो कंप्यूटर्स है, क्लाइंट और सर्वर। लेट से ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। और इसके अंदर क्या होता है, अगर कम्युनिकेशन करना है ना, हम कोई रेस्ट एपीआई कॉल नहीं करेंगे, हम कुछ कोई ग्राफक्यूएल नहीं करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करेंगे। लेट्स से कि हमारे पास ऐड फंक्शन है। अगर हमें कुछ चीज़ को ऐड करना है, लेट्स से कुछ कैलकुलेटर है हमारा, और इसके अंदर हम जैसे कि एज अ लोकल फंक्शन कॉल करते हैं हमारे कोड के अंदर। इससे क्या हो जाएगा कि आपके इस सर्वर के अंदर जो भी ऑपरेशन करना है वो हो जाएगा। एक एग्जाम्पल की मदद से समझते तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा इसके अंदर। और एक चीज़ है इंपॉर्टेंट इसके अंदर कि ये जो सिस्टम है ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर ज़्यादा यूज़ होती है। आरपीसी जो भी हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, मतलब जैसे कि हम माइक्रो सर्विसेज अगर बिल्ड करते हैं तो उसके अंदर आपको आरपीसी ज़्यादा देखने को मिलेगी। सो लेट्स से कि हमारे पास कैलकुलेटर एपीआईज है। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं। सो हमारे पास कैलकुलेटर एपीआईज है। अगर हम रेस्ट का यूज़ करते थे गाइज, तो ध्यान से देखिए, अगर रेस्ट यूज़ करते थे तो कुछ हम इस तरह से, लेट्स से कि हमें ऐड करना है, राइट, दो नंबर्स ऐड करने हैं, तो हम कुछ इस तरह से पोस्ट रिक्वेस्ट करते थे, स्लैश कैलकुलेट स्लैश ऐड। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो इस तरह से हम रिक्वेस्ट करते थे, स्लैश कैलकुलेट स्लैश सब्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं आरपीसी के अंदर, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये है आरपीसी। इसकी जगह हम क्या करेंगे, जस्ट एक फंक्शन कॉल करेंगे ऐड, एक फंक्शन कॉल करेंगे करेंगे सब्ट्रैक्ट। आरपीसी मतलब होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल। इसका मतलब रिमोट प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब एक फंक्शन आप बोल सकते हो, एक रिमोट की फंक्शन हम दूसरे साइड से कॉल करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस इसके अंदर समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट इस तरह से हम फॉर्मुलेट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस तरह से सीधा फंक्शन ही कॉल कर रहे हैं, तो वो हमारे रिमोट पे कॉल हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं आरपीसी। अब आप पूछोगे कि ये आरपीसी क्या मतलब, कब हम यूज़ करते हैं, क्या इसका बेनिफिट्स क्या है, क्या यूज़ केस है। तो देखिए, जब भी हम रेस्ट एपीआईज के अंदर काम करते हैं तो हम रिसोर्सेस, हमारी एक कॉन्सेप्ट होती है, राइट। रिसोर्सेस, यूज़र रिसोर्स है या फिर हमारे दूसरे रिसोर्सेस है, और उसके अंदर हम जो यूआरएल का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से हम रखते हैं, स्लैश यूज़र्स। उसके बाद इसी तरह से बस मेथड्स हमारी चेंज होती रहती है, पोस्ट मेथड, गेट मेथड, इस तरह से कर पाते हैं क्योंकि ये जो यूज़र है ना ये एक रिसोर्स है, राइट। रिसोर्स ओरिएंटेड होता है रेस्ट। लेकिन अभी इसको देखिए थोड़ा सा, कैलकुलेट ऐड, ये क्या रिसोर्स है? नहीं है ना रिसोर्स। तो अब देखेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे तो हमने एक एक टाइप का आप बोल सकते हो कि जुगाड़ यहाँ पर लगाया हुआ है कि इस तरह से हमने हाँ डिसाइड किया, ठीक है कैलकुलेट ऐड हम कर सकते हैं। वैसे ये ये जो चीज़ है ना ये काम करेगी, ठीक है। रेस्ट एपीआईज के अंदर यूआरएल्स कैसे करने, ये सिर्फ कन्वेंशंस होते हैं, ऐसे रूल्स नहीं कि ऐसे है तो काम करेगा, ऐसे है तो नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये भी काम करता है। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैलकुलेट ऐड, ये कोई रिसोर्सेज जैसा तो हमें नहीं लग रहा है, ये हमें लग रहा है एक्शन टाइप का। कुछ एक्शन कर रहे हैं हम, कुछ ऐड कर रहे हैं,
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी यूज़र को हम परमिशन ऐड कर रहे हैं, ये भी तो एक एक्शन है। पेमेंट प्रोसेस करना है, तो हम प्रोसेस पेमेंट, इस तरह से ये एक एक्शन है, ये कोई रिसोर्सेज़ नहीं है। तो जब भी आपके एप्लीकेशन के अंदर इस टाइप के एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें होती है, तो हम इस केस में आरपीसी यूज़ करते हैं। अब ये इसका एक रीज़न हुआ, ये इसका एक आप बोल सकते हो कि एक यूज़ केस हो गई, लेकिन इसके अंदर ना और कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से हम आरपीसी को यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर। ओके, आरपीसी का डेमो देखते हैं जल्दी से। डेमो यहाँ पर अच्छा होना चाहिए, तो मैंने एक डेमो प्रिपेयर किया है आपके लिए। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास एक एप्लीकेशन यहाँ पर बनाया हुआ है आरपीसी नोड नाम से। नोड जेएस के अंदर का एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या है ना, ये एप्लीकेशन में जल्दी से ओपन करता हूँ, ठीक है? ओपन करके देखते हैं इसको पहले। सो ये है यहाँ पर एप्लीकेशन हमारा, और बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सेम एग्जांपल हम यहाँ पर करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 7 एंड डिवाइड करेंगे 42 डिवाइड बाई 6। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं कॉल करता हूँ मल्टीप्लाई, तो हमें और एक काम करना पड़ेगा यहाँ पे। हमें बेसिकली सर्वर को रन भी तो करना पड़ेगा। तो मैं सर्वर को इसके अंदर चलते हैं आरपीसी नोड एंड करते हैं नोड सर्वर डॉट जेएस। ओके, अब देखिए अब ये शुरू हो गया। अब चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रिजल्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, रिजल्ट है 42, जो कि सही है, 6 इंटू 7, राइट। कुछ आईडी भी यहाँ पर रिटर्न हो रही है। अगर डिवाइड करते हैं तो 7 यहाँ पर दिख रहा है, राइट, काम कर रहा है। अब यहाँ पर नेटवर्क टैब के अंदर देखते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है। सो मैं नेटवर्क टैब यहाँ पर ओपन करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको, और रिफ्रेश करने के बाद ध्यान से देखिए क्या होता है यहाँ पर। अगर मैं कोई भी कॉल करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने किया है मल्टीप्लाई। तो जैसे जैसे ही मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ है, तो आप देख सकते हो एक रिक्वेस्ट हमारी चली गई है, और पेलोड के अंदर हमने यहाँ पर भेजा है कि मेथड रिमोट प्रोसीजर कौन सी कॉल करनी है, जो कि है मल्टीप्लाई। ओके, एंड पैरामीटर्स कौन से है, 6 7। देखिए ध्यान से देखिए, ग्राफक्यूएल के अंदर हमने देखा था कुछ ऐसे ही काम हो रहा था। ग्राफक्यूएल क्या करता है, एग्जैक्टली ऐसे ही पैरामीटर्स के अंदर चीज़ें पास करता है, और यहाँ पर कौन सी क्वेरी पास बेसिकली रन करनी है वो पास करता है। तो ये जो आरपीसी हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसके अंदर भी जब भी हम करते हैं आरपीसी यूज़, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हम करते हैं। ये जो है ये जेसन आरपीसी इसको हम बोलते हैं, जहाँ पर हम जेसन फॉर्मेट का यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट के लिए और रिस्पॉन्स के लिए। अंडर द हुड ये नॉर्मल हमारी जो एचटीटीपी है उसको ही यूज़ कर रहा है। देखिए यहाँ पर एचटीटीपी 1.1 आपको दिखेगा, राइट। देखिए, और यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है हमें जेसन फॉर्मेट के अंदर। और यहाँ पर ध्यान से देखिए कि कोई भी यहाँ पर एंड पॉइंट नहीं है, स्लैश यूजर्स या फिर स्लैश कैलकुलेट, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमेशा रिक्वेस्ट जाएगी यही यूआरएल के ऊपर। देखिए मैं अगर डिवाइड करता हूँ, तो ये देखिए सेम पाथ है, यहाँ पर यही यूआरएल है, बट हमारा रिजल्ट अगर आप देखोगे तो रिजल्ट 7 है। देखिए क्योंकि पेलोड अभी चेंज हो चुका है, हमने मेथड और पैरामीटर्स यहाँ पर सेंड किए हैं। कोड देख लेते हैं जल्दी से। सो कोड के अंदर बेसिकली सर्वर है हमारा, और सर्वर के अंदर क्या किया हुआ है, देखिए हमने तो पहले एक नॉर्मली एचटीटीपी सर्वर बनाया है नोड जेएस के अंदर, ठीक है, क्योंकि एचटीटीपी के ऊपर ही ये रन हो रहा है। तो वो किया है, ये कोर्स हैंडल करने के लिए बेसिकली ये वाला काम किया है, और कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेन काम कहाँ पर हो रहा है।
ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है मेथड्स नाम का, जिसके अंदर हम हमारी जो रिमोट प्रोसीजर्स हैं उसको स्टोर कर रहे हैं। रिमोट फंक्शंस जो है, जो फ्रंट एंड से हम कॉल करना चाहते हैं, तो मल्टीप्लाई है, उसके अंदर देखिए 2 पैरामीटर्स हमें रिसीव हो जाएँगे और यहाँ पर उसका मल्टिप्लिकेशन कर रहे हैं। डिवाइड के लिए सेम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन में 0 भी हैंडल कर रहे हैं, राइट? और रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से रिजल्ट। अब ये बेसिकली काम कैसे कर रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे रिक्वेस्ट को हम चंक बाय चंक रीड कर रहे हैं। अगर ये एक्सप्रेस जेएस होता तो इस तरह से मैनुअल काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी हमें। हम डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके पूरा डेटा हम गेट कर लेते थे, ठीक है? और फिर हम बॉडी को पार्स कर रहे हैं और उसके अंदर से वो तीनों फील्ड्स गेट कर रहे हैं, चारों। मेथड कौन सी है, पैरामीटर्स कौन से हैं, राइट? और फिर यहाँ पे छोटी सी हमारी एक वर्जनिंग भी कर रहे हैं। ये कोई इनबिल्ट वर्जनिंग नहीं है, ये हमारे हिसाब से हमें वर्जनिंग भी तो करनी पड़ती है। जैसे हमें देखा था कि एपीआई की वर्जनिंग करते हैं, तो जेसन आरपीसी के अंदर इस तरह से हम वर्जनिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अगर वर्जन वो नहीं है तो यहाँ पर एरर हम सेंड करें, क्योंकि पुराना वर्जन हो सकता है क्या हमने डेप्रिकेट किया हुआ है। फिर यहाँ पे जो पैरामीटर्स है उसको गेट करते हैं, मेथड गेट करते हैं और पैरामीटर पास कर देते हैं। इससे बेसिकली क्या हो जाएगा, इसमें से कोई ना कोई एक मेथड कॉल हो जाएगी और वो रिजल्ट रिटर्न कर रही है, तो उसको ही हम क्या कर रहे हैं, वापस सेंड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी राउट नहीं है, एक राउट है। एक मतलब इसके अंदर वैसे राउट आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा प्लेन नोड जेएस का सर्वर है। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक सिंगल राउट होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक सिंगल राउट है, हमारा होम पेज है हमारे केस में, और यहाँ पे जितनी भी रिक्वेस्ट आती है उसके अंदर से हम बस मेथड चेक करते हैं कौन सी है, और मेथड के अंदर कौन से पैरामीटर्स हमें सेंड करने हैं वो करते हैं, और हमारे सर्वर के ऊपर उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। इसको हम बोलते हैं आरपीसी। इतना सिंपल है, ठीक है? और ये जो काम हमने किया है ये है जेसन आरपीसी, क्योंकि हमने रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट के लिए जेसन को यूज किया है। ओके, सो अब यहाँ पर ये जो है इसके अंदर और भी इम्प्रूव चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे कि जेसन की जगह हम बाइनरी यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाएगा, ठीक है? सो इसके अलावा यहाँ पर कुछ अगर बाइनरीज़ वगैरह यूज़ करनी है तो कुछ पैकेजेस आते हैं, जैसे कि अपाचे आवरो नाम का एक पैकेज आता है अगर आपको करना है, लेकिन अभी अभी इतना डीप में मत जाइए, इसको बाद में हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आरपीसी क्या है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आरपीसी के बारे में समझ में आया है कि रिमोट की कोई भी प्रोसीजर या फिर फंक्शन हम कॉल करते हैं डायरेक्टली फंक्शन का नाम सेंड करके। ओके, हाँ, यहाँ पर और एक चीज़ आपको क्लाइंट का कोड दिखाना रह गया। मैं क्लाइंट का कोड आपको दिखाता हूँ जल्दी से। यहाँ पर आप देख सकते हो ये index.html फाइल है, और इसके अंदर जस्ट एक जावास्क्रिप्ट है, एक फंक्शन हमने बनाई है कॉल मेथड, और देखिए नॉर्मल ही एचटीटीपी कॉल हम यहाँ पर सेंड कर रहे हैं, और कौन सी मेथड है और क्या पैरामीटर्स है ये जस्ट बॉडी के अंदर सेंड कर रहे हैं, राइट? सो जब भी हम इसको यूज करते हैं ना, आप यहाँ पर देख सकते हो कॉल मेथड मल्टीप्लाई, इस तरह से हम कॉल कर रहे हैं इसको, तो इससे फील ये आता है कि आप एक लोकल ही फंक्शन कॉल कर रहे हो, ऐसे फील आता है। इसलिए इसको बोलते हैं रिमोट प्रोसीजर कॉल, क्योंकि हमें रिमोट की फंक्शन एज अ लोकल फंक्शन यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। वापस चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है हमारे पास। यहाँ पर नेक्स्ट वाला देखते हैं कि देखिए यहाँ पर हमने जेसन यूज किया है, लेकिन जेसन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जब भी हम जेसन रिसीव करते हैं या फिर सेंड करते हैं, जेसन चाहिए क्यों होता है, सबसे पहले वो समझते हैं, राइट? सो लेट्स से कि हमारे पास ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, और यहाँ से कुछ डेटा हमें हमारे क्लाइंट पे सेंड करना है। तो जब भी चीज़ें हम नेटवर्क के ऊपर सेंड करते हैं गाइज, ठीक है, नेटवर्क के ऊपर सेंड करते हैं, देखिए डेटाबेस से, लेट्स से कि डेटाबेस से ये डेटा फेच किया हमने, जो सेंड करना है हमें, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। ये जो डेटा है ना, ये हमने डेटाबेस से फेच किया है। अब डेटाबेस से फेच करने के बाद डेटा कहाँ पे जाता है, हम डेटाबेस का कॉल करते हैं ना,
तो डेटा कहाँ पे होता है? किसी वेरिएबल के अंदर होता है, राइट? कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डेटाबेस की क्वेरी होगी db डॉट जो भी है। अब ये जो प्रोडक्ट्स कॉन्स्ट है यहाँ पर, ये क्या है? एक वेरिएबल है। इसका मतलब डेटा अभी हमारे मेमोरी के अंदर है, रैम के अंदर है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसके अंदर डेटा है। और हो सकता है कि हमने प्रोडक्ट्स छोड़िए, एक प्रोडक्ट हमने गेट कर लिया डेटाबेस से, तो वो एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होगा। जब भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर करते हैं काम, तो ऐसे हो सकता है id इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट का नेम हो सकता है जो कि कुछ नाम हो सकता है, और भी कुछ फील्ड्स हो सकता है इसके अंदर। मतलब ये एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब ये जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है ना, ये एक मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर है, राइट? मेमोरी के अंदर हम स्टोर करते हैं ऑब्जेक्ट, ये मेमोरी स्ट्रक्चर है। इसको हम डायरेक्टली नेटवर्क के ऊपर सेंड नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है, मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर को डायरेक्टली ऐसे ही जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हम सेंड नहीं कर सकते नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क के ऊपर सेंड करने के लिए डेटा हमारा आइदर आपका चाहिए होता है फुली बाइनरी डेटा, या फिर टेक्स्ट डेटा, टेक्स्ट टाइप का डेटा, ये हम नेटवर्क के ऊपर सेंड कर सकते हैं, इस टाइप के डेटा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं जेसॉन के अंदर। जेसन क्या होता है? जेसन होता है स्ट्रिंग। फिर से, जेसन जो होता है उसका फॉर्मेट होता है स्ट्रिंग फॉर्मेट। सो हम फंक्शन कॉल करते हैं ना ऐसे, जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और उसको जावास्क्रिप्ट का ये ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं यहाँ पे। तो हमें एक जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन मिलता है जो कि एक स्ट्रिंग होता है। अब स्ट्रिंग मतलब क्या है? टेक्स्ट है। तो इसको हम नेटवर्क के ऊपर सेंड कर सकते हैं। और ये जो हमने किया है ना, स्ट्रिंगीफाई, इसको हम बोलते हैं सीरियलाइज करना। क्या करना? सीरियलाइज करना। और जब भी डेटा, लेट्स से कि क्लाइंट से डेटा हमने सेंड किया है, वो जेसन स्ट्रिंग होगा, और फिर उसको प्रोसेस करने के लिए हमें वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होता है ना उसको, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। तो वहां पे इसका उल्टा करना होता है, डीसीरियलाइजेशन। स्ट्रिंग से हमें मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इसको कन्वर्ट करना होता है। तो दो चीजें हैं, सीरियलाइज करना और डीसीरियलाइज करना। JSON.stringify एंड JSON.parse, इसका अपोजिट जो है वो है JSON.parse जावास्क्रिप्ट के अंदर, सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन। अगर आप एक्सप्रेस.js यूज कर रहे हो तो आपको ये फंक्शंस मैनुअली कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी आप response.json जब भी करते हो ना, मेथड कॉल करते हो एक्सप्रेस के अंदर, तो ये अंडर द हुड आपके लिए ये स्ट्रिंगीफाई का काम करेगी। ओके अब सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन हमें समझ में आया है। अब ये सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन होता है ना, इसके लिए चाहिए होता है सीपीयू। क्या चाहिए होता है? सीपीयू। अब जेसन डेटा जो होता है, जेसन डेटा को सीरियलाइज करना और डीसीरियलाइज करना, ये थोड़ा सा ज़्यादा सीपीयू हेवी होता है। इसको सीरियलाइज करने में, डीसीरियलाइज करने में बहुत ज़्यादा सीपीयू लगता है सर्वर का। इसकी वजह से इसको बोलते हैं कि इसका सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन ना थोड़ा सा स्लो होता है कंपैरेटिवली। सो ज़्यादा सीपीयू ये लेता है और स्लो होता है सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करने के लिए। अब इसके अंदर और एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ। जेसन ऑब्जेक्ट को रिसीव करते हैं तो इसके अंदर हो सकता है हमारे पास नेम है, आईडी है। लेट्स से कि एरे हम रिसीव कर रहे हैं, तो इसके अंदर देखिए क्या होगा, नेम आईडी ये हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट सेम होगा ना, नेम आईडी। फिर तीसरा जो होगा वो भी सेम होगा, नेम आईडी, इस तरह से। और यहाँ पे एरे, सो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट इसके अंदर है।
तो सारे सेम ही होंगे ना उनका स्ट्रक्चर। डेटा उनकी वैल्यू अलग हो सकती है, इसका नाम अलग हो सकता है। ऐसे ही होता है ना जेसन रिस्पॉन्स अगर आप देखोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डुप्लीकेशन बहुत हो रहा है। नेम, 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 आईडी, 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 डुप्लीकेट हो रही है सारी चीज़ें। इसका मतलब डुप्लीकेशन की वजह से आपका जो पेलोड की साइज़ है वो बड़ी हो जाती है। अगर कोई लंबा बड़ा एरे अगर आप रिस्पॉन्स के अंदर रिसीव कर रहे हो, तो कुछ डुप्लीकेशन की वजह से इसकी साइज़ बड़ी हो जाती है। और साइज़ बड़ी होने के कारण क्या होता है कि आपके नेटवर्क के अंदर पहले तो लेटेंसी रहती है, जो चीज़ें हैं वो स्लो आपके क्लाइंट के ऊपर पहुंचती है, और इसी के साथ में आपकी बैंडविड्थ ये कंज्यूम करता है। ज़्यादा जितना बड़ा पेलोड होगा उतनी ज़्यादा बैंडविड्थ ये कंज्यूम करेगा। ये एक प्रॉब्लम है जेसन के साथ में। इसलिए बोला जाता है कि जेसन की जो रिस्पॉन्सेस है उसको जितना हो सके छोटा रखिए। क्या सॉल्यूशन है इसका? क्या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है जहाँ पर हम जेसन यूज़ ना करें और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें यूज़ करें? यस, अवेलेबल है। ये है जीआरपीसी। जीआरपीसी बेसिकली क्या है? एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है आरपीसी का। आरपीसी हमने देखी है, हमने जेसन बेस्ड आरपीसी करके भी देखी है, लेकिन ये जो है ये एक फ्रेमवर्क है आरपीसी को एग्जीक्यूट करने का, और ये बनाया है गूगल ने। गूगल का खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन्होंने सबसे पहले खुद के लिए बनाया और फिर इसको ओपन सोर्स कर दिया। अभी ये ओपन सोर्स है और कोई भी इसको यूज कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये जो है ना जीआरपीसी, ये अंडर द हुड HTTP वर्जन 2 को यूज करता है। अब ये वर्जन 2 के अंदर क्या है, आपको अगर याद होगा HTTP का हमारा क्लास, HTTP 2 के अंदर मल्टीप्लेक्सिंग है। मल्टीप्लेक्सिंग मतलब सेम कनेक्शन के ऊपर हम मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। इसके अंदर स्ट्रीमिंग पॉसिबल है। स्ट्रीमिंग HTTP 2 के अंदर बाइनरी फॉर्मेट जो है वो सपोर्ट करता है, राइट? अगर आपको याद हुआ थोड़ा सा रिकॉल करिए। मल्टीप्लेक्सिंग, बाइनरी, मल्टीपल रिक्वेस्ट ऑन सिंगल कनेक्शन, ये सारे HTTP 2 के फीचर्स हैं। तो ये सारे इतने अच्छे फीचर्स है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा एक आरपीसी फ्रेमवर्क डेवलप करें जिसके अंदर जेसन नहीं सेंड करेंगे। मैंने जो आपको कोड डेमो दिखाया वो जेसन सेंड करता है, वो इतना परफॉर्मेंट नहीं है। तो इन्होंने इन्होंने क्या किया, एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप किया जिसके अंदर चीजें बाइनरी के अंदर चली जाए। इसके अंदर एक प्रोटो बफ नाम का प्रोटोकॉल, बफर्स बेसिकली, ये सीरियलाइजेशन की मेथड यूज होती है। सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन जो है वो प्रोटो बफ की मदद से होता है। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। और ये जो जीआरपीसी है ना, एक फ्रेमवर्क है और बड़ी बड़ी कंपनीज इसको यूज़ करती है। नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल तो करता ही है, उसके सारे जो इंटरनल प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर चलते हैं। उबर हो गया, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, वो सारे ये जो जीआरपीसी फ्रेमवर्क है वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करता है। बेनिफिट क्या है? बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके, क्योंकि ये बाइनरी प्रोटोकॉल यूज़ करता है और प्रोटोबफ यूज़ करता है सीरियलाइजेशन के लिए। प्रोटोबफ का जो सीरियलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसकी वजह से क्या होता है कि लेटेंसी जो है वो बहुत ही कम हो जाती है, लोअर लेटेंसी। थ्रूपुट हाई होता है, हायर थ्रूपुट, मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है वो हम हैंडल कर सकते हैं कंपेयर टू रेस्ट। रेस्ट से लेटेंसी कम होती है इसकी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हम हैंडल कर सकते हैं, और ये स्ट्रांगली टाइप्ड होता है। स्ट्रांगली टाइप्ड मतलब क्या है कि अगर किसी फील्ड का टाइप अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही हम सेंड कर सकते हैं। इसको स्ट्रांगली टाइप्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब ये दोनों के बीच में अगर जीआरपीसी हो रहा है तो एक फील्ड अगर सेंड करना है वो अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही सेंड कर सकते हैं।
इसको भी पता है कि ये फ़ील्ड इस टाइप का है, इसको भी पता है ये फ़ील्ड इस टाइप का है। ऐसा जेसन के अंदर नहीं है सिस्टम, रेस्ट के अंदर नहीं है पॉसिबल, राइट? कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन जीआरपीसी के अंदर है ये। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। एक जीआरपीसी का क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। जीआरपीसी के अंदर क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर रिस्पॉन्स सेंड करता है। सिंपल, क्लाइंट सर्वर। क्यों ऐसे? क्योंकि ये अंडर द हुड जो है एचटीटीपी ही यूज करता है, स्पेशली एचटीटीपी वर्जन 2 प्रोटोबफ। अब सब मैजिक जो है ना ये प्रोटोबफ की है। ये प्रोटोबफ जो है ये बेसिकली एक मैकेनिज्म है फॉर सीरियलाइजिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटा जो है आपका उसको सीरियलाइज करने के लिए हम प्रोटोबफ यूज करते हैं। और प्रोटोबफ क्या है? ये बेसिकली बाइनरी फॉर्मेट यूज करता है और इसके अंदर जो अल्गोरिदम्स यूज होते हैं उसकी वजह से वो जो सारे प्रॉब्लम्स थे ना, साइज का प्रॉब्लम, सीरियलाइजेशन के स्पीड का प्रॉब्लम, क्योंकि बाइनरी डेटा है तो सीरियलाइजेशन जल्दी हो जाता है। सो ये प्रोटोबफ के अंदर यूज होता है। फास्ट सीरियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बाइनरी फॉर्मेट के अंदर है डेटा। ओके। और इसके अंदर ये एक बहुत ही स्पेशल चीज करता है। कीज जो होती है ना, जैसे कोई भी डेटा सेंड कर रहे हैं, जैसे कि नेम, लेट्स से कुछ नाम है, एज, कुछ एज है यहाँ पर, नंबर। तो ये जो कीज होती है ना, कीज की जगह ये इंटीजर्स नंबर करता है, यूज करता है। सो लेट्स से नेम को ये लेबल देगा कि ये 1 है, ये 2 है। तो जब भी ये डेटा एक सर्वर से दूसरे सर्वर के ऊपर सेंड करता है तो नेम इसको सेंड करने की जरूरत नहीं है। नेम की जगह वो सेंड करता है सिर्फ एक इंटीजर नंबर। एज की जगह सेंड करता है 2। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि इसको स्टोर करने में या फिर सेंड करने में कितने बाइट्स यहाँ पर चाहिए होंगे कंपेयर इससे अगर हम करें तो, राइट? तो साइज का भी इशू कम हो गया है यहाँ पर। इस कोड को देखिए, ये जो है ये हमारा है प्रोटो बफ, कुछ ऐसे दिखता है। हम एक फाइल बनाते हैं डॉट प्रोटो और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम स्टोर करते हैं। ये जो बेसिकली है ये कैलकुलेटर है जो मैंने आपको जेसन वाला जो दिखाया था उसका ये प्रोटोबफ जीआरपीसी वाला वर्जन है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि हम सबसे पहले इस तरह से मेंशन करते हैं कि प्रोटो 3 हम वर्जन यूज कर रहे हैं। उसके बाद इस पैकेज को एक नाम देते हैं, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेटर इसको नाम दिया है। यहाँ पर फिर सर्विस जो है इस तरह से कीवर्ड यूज करके इस सर्विस को नाम देते हैं। सर्विस मतलब और कुछ नहीं है, आपकी एक सर्विस हो गई, एक माइक्रो सर्विस अगर है तो उसको आप इस तरह से नाम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर नाम दिया हुआ है और इसके अंदर हम मेंशन करते हैं कि कौन सी प्रोसीजर्स हमारे पास अवेलेबल है या फिर कौन सी फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे पास ऐड अवेलेबल है जो कि इस टाइप का डेटा रिसीव करेगी मतलब दूसरा सर्वर इसको ये डेटा सेंड करना चाहिए रिक्वेस्ट के अंदर। ये क्या है? अरिथमेटिक रिक्वेस्ट। ये कुछ ऐसे दिखती है, देखिए। इसको हम मैसेजेस बोलते हैं। जो भी डेटा सेंड हो रहा है ना, या तो इस सर्वर से उस सर्वर पे या फिर उस सर्वर से ये इस सर्वर पे, जो डेटा सेंड होता है उनको हम मैसेजेस बोलते हैं और इसको हम मैसेज कीवर्ड की मदद से डिफाइन करते हैं। तो मैसेज हमारा क्या है? अरिथमेटिक रिक्वेस्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट सेंड होने वाली है तो ये एक मैसेज हो गया और रिस्पॉन्स हमें आएगा तो वो भी एक मैसेज हो गया। और इस रिक्वेस्ट के अंदर देखिए एक num1 है एंड num2 है। टाइप देखिए इनका इंटीजर 32 बिट इंटीजर, और यहाँ पर इसको 1 हमने बोला है, इसको 2 बोला है। ये लेबल हमने इस तरह से कर दिया। और रिस्पॉन्स जो है एक रिजल्ट नाम का फील्ड आएगा, लेकिन रिजल्ट की जगह हमने बोला कि ये रिजल्ट नहीं, ये 1 है। ये प्रोटोबफ की जो फाइल होती है डॉट प्रोटो, इसको हम बनाते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर।
ओके। और जैसे हम इसको बनाते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोटो सी नाम का एक कंपाइलर हमें मिलता है। उस प्रोटो सी की कंपाइलर की मदद से हम इस फाइल को एज ए इनपुट देते हैं, तो वो हमारे लिए जितना भी कोड चाहिए, इसको कोड हमारे सीरियलाइजेशन के लिए, रिसीव करने के लिए, रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, पूरा ये जनरेट करता है हमारे लिए। हमें मैनुअली कोई भी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एज ए यूज़र ये जो डॉट प्रोटो फाइल है उसको आपको लिखना होता है, दैट्स इट। फिर एक प्रोटो सी की कमांड रन करके इसके लिए, ये काम करने के लिए जितना भी कोड आपको चाहिए, आपका बिजनेस लॉजिक छोड़ के, ठीक है, वो ये जनरेट करता है। बस इतना सिंपल है। इस कोड को देखिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो है ना, ये ऊपर का है, ये जेसन है हमारा, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो आईडी है, यूज़र नेम, ईमेल, ये सारे फील्ड्स है। एक टिपिकल यूज़र का ऑब्जेक्ट जो होता है वो कुछ ऐसे दिखता है। अगर इसको हम सीरियलाइज करें तो इसकी साइज बन जाएगी हमारी 142 बाइट्स, अराउंड 142, ऊपर नीचे 19-20। और इसको अगर सीरियलाइज करना है, सीरियलाइज करने के लिए अराउंड 45 मिली सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। और डीसीरियलाइज करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, 137 मिली सेकेंड्स इसको लगते हैं। डीसीरियलाइजेशन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है और सीरियलाइजेशन थोड़ा सा कम टाइम लेता है। तो 45 मिली सेकेंड्स, 137, ये अप्रॉक्स है, ठीक है। किस केस में? जेसन की केस में। अब देखिए, ये प्रोटो बफ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर सेम डेटा हम इस तरह से प्रोटो बफ के अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह से हमने आईडी को 1 दिया है, 2 3 4 5 6। अब सोचेंगे कि अगर एरे होगा तो क्या करेंगे, तो एरे के लिए हम ये रिपीटेड नाम का एक कीवर्ड आता है। तो आप देख सकते हो कि ये रोल्स कैसे, एडमिन और एडिटर है ना, एरे है, तो यहाँ पर उसके लिए हमने रिपीटेड कीवर्ड दिया हुआ है और रोल्स नॉर्मल लिख के उसको भी एक इंटीजर दिया हुआ है। तो ये बिहाइंड द सीन समझ जाता है कि एरे है और उसको उस तरह से वो सीरियलाइज करता है। अब ये जो साइज बनेगी ना इसकी, ये बनेगी सिर्फ 61 बाइट्स, और इसको सीरियलाइज करने में लगेंगे सिर्फ अराउंड 12 मिली सेकेंड्स और डीसीरियलाइज करने में लगेंगे 22 मिली सेकेंड्स। अब ये डेल्टा देखिए, फ़र्क देखिए दोनों में कितनी है। अगर ऐसे थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन किया जाए तो लेट्स से कि ये 142 है और 62, सो 142 माइनस 62 डिवाइड बाय 142 अगर करते हैं 100, हाँ, सो ये अराउंड आपका हो जाएगा 57, अराउंड 57% क्या हो जाएगा, साइज इसकी छोटी हो जाती है कंपेयर टू जेसन। सोचिए थोड़ा, ये सिर्फ हम एक ऑब्जेक्ट की, छोटी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हमारा, अगर आपके प्रोजेक्ट का अगर आप रिस्पॉन्स देखोगे तो कितना बड़ा होता है वो, तो कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आपको दिखने को मिलता है। सीरियलाइजेशन के लिए देखिए, ये है 45 मिली सेकेंड्स और ये है 12 मिली सेकेंड्स। इसका मतलब डिवाइड बाई 12 अगर करते हैं तो अराउंड 3.6 टाइम्स, 3.6 टाइम्स ये फास्टर है सीरियलाइजेशन। और डीसीरियलाइजेशन की अगर बात करें, 137 डिवाइड बाई 22, ये होता है अराउंड 6 कुछ पॉइंट्स आएंगे, इतना ये फास्टर है। तो ये हमने बहुत ही छोटे लेवल पे देखा है। जो भी आपका एप्लीकेशन मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट में डील करता है, इतना ज़्यादा डेटा कंटिन्यूसली आ रहा है, तो ये छोटा डिफरेंस कितना बड़ा हो जाता है पता है आपको? कितनी बैंडविड्थ हम स्टोर सेव करते हैं उसकी मदद से, और कितना परफॉर्मेंस हम यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं यूजिंग प्रोटोबफ। इनक्रेडिबल। चलिए जीआरपीसी देखते हैं एक्शन में कैसे लिखते हैं। एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ जिसका नाम है क्विक बाइट। ये बेसिकली एक रेस्टोरेंट का प्रोडक्ट है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो ऑनलाइन ऑर्डर होती है रेस्टोरेंट के अंदर, वो कर सकते हैं यहाँ से। इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये सारे यहाँ पे पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं। इसको यहाँ पे कार्ड भी है। बाय द वे, ये ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें इसके अंदर काम नहीं कर रही है। यहाँ पे मतलब उसका फ्रंट एंड वगैरह रेडी है, कुछ एपीआई सारी रेडी है, बैक एंड रेडी है इसका, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
तो बस ये प्रोजेक्ट के लिए किया हुआ है, ठीक है? थोड़ा-सा आर्किटेक्चर देखते हैं इसका ताकि हमें और थोड़ी समझ आ जाए कि क्या इसके अंदर होने वाला है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर है इसका। इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रंट एंड क्लाइंट है। फ्रंट एंड क्लाइंट मतलब हमारा जो नेक्स्ट जेएस से बना हुआ है, ठीक है? जो आपने अभी ब्राउज़र के अंदर देखा, वो ये नेक्स्ट जेएस वाला है। अब ये कॉल करेगा आपके एपीआई गेटवे को। एपीआई गेटवे मतलब आपका कॉन्ग गेटवे हो सकता है, एनजीनिक्स हो सकता है। यहाँ पर ये कॉल करेगा और फिर यहाँ से एपीआई गेटवे क्या करेगा, जिस सर्विस को ऑर्डर भेजनी है, हमारे केस में हमारे पास 3 सर्विसेज़ है इसके अंदर। एक है रेस्टोरेंट सर्विस, एक है ऑर्डर सर्विस, एक है नोटिफ़िकेशन सर्विस। यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज़ हम यूज़ कर रहे हैं। अगेन माइक्रो सर्विसेज़ के अंदर ही जीआरपीसी यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वो सेंस बनता है। माइक्रो सर्विसेज़ के बीच का जो कम्युनिकेशन है ना, वो हम जीआरपीसी की मदद से करते हैं। आप सोचोगे कि क्या ब्राउज़र के अंदर नहीं कर सकते हैं ये? ब्राउज़र से हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना? कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बाइनरी डेटा इसको चाहिए होता है, तो ये सारे ब्राउज़र्स अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नेटिव सपोर्ट नहीं है इसका। एक प्रोजेक्ट एग्ज़िस्ट करता है जीआरपीसी वेब नाम से, जिसको यूज़ करके आप कर सकते हो, लेकिन वो जुगाड़ू काम है थोड़ा-सा, वो एचटीटीपी 1 के ऊपर, क्योंकि इसके एचटीटीपी 2 चाहिए होता है, राइट? जीआरपीसी काम करने के लिए। और सारे ब्राउज़र एचटीटीपी 2 सपोर्ट नहीं करते हैं। हो सकता है आपका पुराना वर्ज़न है ब्राउज़र का, वो एचटीटीपी 2 सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसके अंदर एचटीटीपी 1 के ऊपर 1.1 जो होता है उसके ऊपर जुगाड़ करके डेटा सेंड करना होता है। फिर हमें बीच में एक प्रॉक्सी चाहिए होती है जो एचटीटीपी 1 को कन्वर्ट करके एचटीटीपी 2 में कन्वर्ट करेगा। इतना ईज़ी नहीं है ब्राउज़र से करना, लेकिन 2 सर्विस के बीच में जो काम है वो बड़ी आसानी से होता है। इसलिए इसको माइक्रो सर्विसेज़ के अंदर यूज़ किया जाता है प्राइमरीली। तो देखिए, माइक्रो सर्विस है हमारे पास यहाँ पे पूरा। रेस्टोरेंट सर्विस है, जो भी आप यहाँ पे जो सारे प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, वो हमारे आते हैं रेस्टोरेंट सर्विस से। उसका एक अपना डेटाबेस ही भी है, मोंगोडीबी यहाँ पर ये है। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर सर्विस है, ये एक स्पेशल सर्विस है ऑर्डर करने के लिए। इसके ऊपर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो फ्रंट एंड से इस सर्विस को हम कॉल करते हैं। इसका अपना डेटाबेस है, पोस्टग्रेस ही यहाँ पर यूज़ कर रहा है। और इसके अंदर हमारे पास एक मैसेज ब्रोकर भी है, जो कि हम रैबिट एमक्यू यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और ऑर्डर जैसी ही प्लेस होती है, तो ये ऑर्डर सर्विस बेसिकली एक मैसेज पब्लिश करती है इस क्यू के अंदर, इस ब्रोकर के अंदर। और एक नोटिफिकेशन सर्विस है जो कि कंटिन्यूअसली यहाँ पर रन हो रही है वर्कर्स। और जैसे ही कोई इसके अंदर मैसेज आता है, वो इसको पिक करके प्रोसेस करता है। तो ऑर्डर जैसे प्लेस होती है, तो यहाँ पर एक मैसेज जाता है, नोटिफिकेशन सर्विस उसको पिक करके उस कस्टमर को ईमेल भेज देती है कि आपकी ऑर्डर प्लेस हो चुकी है। ये हमारा आर्किटेक्चर है। और यहाँ पर रेस्टोरेंट सर्विस जो है, ये हमारी बनी है एक्सप्रेस जेएस में। और जो ऑर्डर सर्विस है, ये हमारी बनी हुई है ये हमारी बनी है होनो जेएस में, बन यूज़ कर रही है बिहाइंड द सीन। और जो नोटिफिकेशन सर्विस है, वो बनी है हमारी गो के अंदर, गोलैंग, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और इसके अंदर और भी चीज़ें हैं। बाय द वे, थोड़ा-सा अगर डिज़ाइन लो लेवल इसका देखें तो कंट्रोलर्स, मॉडल्स, रिपॉजिटरीज़, ये सारी एमवीसी फ्रेमवर्क है इसके अंदर। कैसे कौन-सी सर्विस ब्रोकर से कैसे कॉन्टैक्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। अगर चाहो तो मैं आपको इसको शेयर करूँगा ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट फ्लो डायग्राम है कि कैसे ऑर्डर प्लेस होती है, ठीक है? ये हम यहाँ पर देखते हैं, सीक्वेंस डायग्राम बोलते हैं गाइज़ इसको। सो हमारे पास क्लाइंट है, मतलब आपका नेक्स्ट जेएस का जो है ब्राउज़र के अंदर जो आपको साइट दिख रही है। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर सर्विस, रेस्टोरेंट, मैसेज ब्रोकर एंड नोटिफिकेशन, ये सारे कंपोनेंट्स हमारे हो गए। सो क्लाइंट से जैसे हम प्लेस ऑर्डर क्लिक करते हैं, तो ऑर्डर सर्विस पे पहले रिक्वेस्ट जाती है। ऑर्डर सर्विस यहाँ पर क्या करती है, सबसे पहले तो जो कार्ट प्लेस ऑर्डर करने के टाइम हम कार्ट के आइटम सेंड करते हैं ना, कि ये आइटम है, ऑर्डर करना है। सो ऑर्डर सर्विस वो जो प्राइसेस होगी क्लाइंट से आई है उस प्रोडक्ट के साथ में, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है। ऑर्डर सर्विस क्या करेगी, रेस्टोरेंट सर्विस को कॉल करेगी और पूछेगी कि ये मेन्यू आइटम्स है, इसकी प्राइस बता देना, जो भी अपडेटेड लेटेस्ट प्राइस होगी। तो रेस्टोरेंट सर्विस उसकी जो प्राइस है वो
चेक करके रिटर्न भेजती है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर सर्विस क्या करती है, ऑर्डर को क्रिएट करके परसिस्ट करती है डेटाबेस के अंदर, और ऑर्डर प्लेस जो है वो रिस्पॉन्स सेंड कर देती है। और एसिंक्रोनसली क्या करती है, यहाँ पर ऑर्डर क्रिएटेड नाम का एक मैसेज हमारे मैसेज ब्रोकर के अंदर सेंड करती है। और मैसेज ब्रोकर क्या करता है, नोटिफाई करता है ऑर्डर क्रिएटेड यहाँ पर इस सर्विस को। ये नोटिफिकेशन सर्विस नोटिफिकेशन सेंड करती है, ईमेल सेंड करती है बेसिकली। एंड इसके अंदर दो बेसिकली है मैसेजेस, ऑर्डर क्रिएटेड एंड ऑर्डर स्टेटस चेंज। ठीक है, तो दोनों आते हैं, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। इस तरह से ये आर्किटेक्चर, इस तरह से हमारा प्लेस ऑर्डर का फ्लो है। इसको बहुत ही सिंपल रखा हुआ है डेमो के लिए। इसके अंदर पेमेंट वगैरह अभी तक कुछ नहीं है, बट हाँ, ये सिंपल सा एक फ्लो है। ठीक है, ऑलराइट। अब जो जीआरपीसी है, इसके अंदर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं गाइस। देखिए, ये जो ऑर्डर सर्विस है, जब भी प्रोडक्ट की प्राइस उसको चेक करनी है, तो ऑर्डर सर्विस को कॉल करना होता है रेस्टोरेंट सर्विस को। थोड़ा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ना, देखिए ऑर्डर सर्विस के पास जैसे रिक्वेस्ट आती है प्लेस ऑर्डर के लिए, वो क्या करती है, जो भी प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेस होने वाली है उनकी आईडीज रेस्टोरेंट सर्विस को सेंड करती है थ्रू जीआरपीसी, और रेस्टोरेंट सर्विस उनकी प्राइसेस रिटर्न करता है कि ये लो अपडेटेड प्राइसेस। यहाँ पर हम इस सर्विस से कम्युनिकेट करने के लिए जीआरपीसी यूज कर रहे हैं। अब नॉर्मल रेस्ट एपीआईज भी यूज कर पाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीआरपीसी से क्या हो जाएगा, हमारी लेटेंसी कम हो जाएगी, थ्रूपुट बढ़ेगा, और बैंडविड्थ को हम स्टोर करेंगे, सेव करेंगे। ओके, चलिए कोड देखते हैं अभी। सो मैं लेके चलता हूँ, ये कल का खुल गया। यहाँ पर देखिए, ये हमारा कोड है, और कोड के अंदर ये फ्रंट एंड है, नेक्स्ट जेएस के अंदर बना हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले शुरू करते हैं ऑर्डर सर्विस से, क्योंकि यही से शुरू हो जाती है हमारी प्रोटो वाली चीज़ें। सो ऑर्डर सर्विस के अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है प्रोटो नाम से, और इसके अंदर हमें देखना है मेन्यू डॉट प्रोटो। अब इसको ध्यान से देखिए, सेम है ना जो आपको दिखाया था मैंने, सिंटैक्स प्रोटो 3, पैकेज का नाम दिया हुआ है, सर्विस डिफाइन की है कि ये हमारी सर्विस है बेसिकली एक, और इसके अंदर आरपीसी कॉल कौन सा है, गेट मेन्यू आइटम्स। आप इसको कुछ भी नाम दे दो, हम मेन्यू आइटम्स को गेट कर रहे हैं तो इसलिए मैंने वो नाम दिया है। उसके अंदर मैं बोलूंगा कि ये रिक्वेस्ट हम सेंड कर रहे हैं, ये डेटा, और रिटर्न्स दिस डेटा। रिक्वेस्ट के अंदर क्या है, देखिए इसके अंदर मेन्यू आइटम आईडीज है, और वो रिपीटेड है, इसका मतलब एरे हम सेंड कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेस होने वाली है उसकी आईडीज हम सेंड कर रहे हैं। रिस्पॉन्स के अंदर क्या आता है, रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पर मेन्यू आइटम ही आता है, उसका एरे आता है बेसिकली। जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो पूरे प्रोडक्ट्स हमें रिटर्न आ जाते हैं, लेकिन वो उसके अंदर जो प्राइस होगी वो अपडेटेड होगी फील्ड। मेन्यू आइटम कैसे दिखता है, उसके अंदर आईडी होगी, प्राइस होगी, और इज अवेलेबल, मतलब वो आइटम अवेलेबल है या नहीं है वो होगा। और देखिए सबको लेबल किया हुआ है 1 1 1 2 3, और इसका टाइप भी है स्ट्रिंग, डबल, बुलियन, इस तरह से। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना कि ये एक टाइप्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। सो अब मैं आपको दूसरी सर्विस दिखाता हूँ, रेस्टोरेंट सर्विस। इसका प्रोटो फोल्डर अगर दिखाता हूँ तो मेन्यू डॉट प्रोटो देखिए, सेम फाइल है, सेम फाइल एग्जैक्टली कॉपी है। ये है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो प्रोटो फाइल हम बनाते हैं वो दोनों सर्विसेज के पास होनी चाहिए, इससे तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपना अपना चीजें चेक कर पाते हैं ना। और यहां पर आप देख सकते हो कि एक हमारा एक्सप्रेस जेएस यूज हो रहा है, जो ऑर्डर सर्विस है वो है एक्सप्रेस जेएस, नहीं रेस्टोरेंट वाली है एक्सप्रेस जेएस, ऑर्डर वाली है बन यूज कर रहा है, होनो फ्रेमवर्क जो है उसको यूज कर रहा है। इसका मतलब दो सर्विसेज अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी यूज कर सकती है।
हो सकता है एक जावा के अंदर है, एक गोलैंग के अंदर है। लेकिन ये जो प्रोटो फाइल है वो सेम होगी दोनों के लिए। तो हम प्रोटो फाइल बनाते हैं, ये एक एज अ कॉन्ट्रैक्ट काम करता है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्टोर करते हैं दोनों सर्विसेज के अंदर। ओके, अब देखिए आगे काम कैसे होता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोटोसी नाम की एक कमांड रन करते हैं बेसिकली। मैं आपको यहाँ पर अगर है तो मैं दिखाता हूँ आपको, रीडमी के अंदर रखी हुई है। आई थिंक ये नहीं, रीडमी दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही है, बनाया तो था, कोई बात नहीं। ये बेसिकली मैं आपको शेयर करूँगा वो कमांड। प्रोटो सी बेसिकली नाम की कमांड होती है, उसको आपको कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करना होता है, प्रोटो सी कंपाइलर को, और फिर उसकी मदद से वो आपके लिए सारा कोड जनरेट करता है। अब हमारे ऑर्डर के केस में यहाँ पर देखिए कोई कोड, एक चीज़ जनरेट की है जो कि है टाइप स्क्रिप्ट के टाइप्स। ठीक है, ये टाइप स्क्रिप्ट के टाइप्स है और ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है, हमें इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है। एक कमांड मैंने रन की थी बस, यहाँ पर अगर देखोगे आप, टाइप प्रोटो, ये कमांड है प्रोटो लोडर जेन टाइप्स, ये टाइप स्क्रिप्ट के लिए है। और जब भी यहाँ पर देखिए हम दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जीआरपीसी जो है उसके अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज आती है, तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं जीआरपीसी जेएस। ठीक है, और एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं प्रोटो लोडर। अब ये प्रोटो लोडर जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर चीज़ है। ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले ये देखिए, प्रोटो लोडर जब भी आप करते हो ना इंस्टॉल, तो उसके अंदर आपको ये बाइनरी मिलती है, इसको इस तरह से आप लोड नहीं, आप जनरेट कर सकते हो जो टाइप्स है, क्योंकि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर टाइप स्क्रिप्ट भी यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पूरे उस जीआरपीसी के आपके टाइप्स के लिए, मतलब जीआरपीसी का जो भी प्रोटो फाइल है उसके अंदर कोड जनरेट होने वाला है, तो उसके टाइप्स यहाँ पर ये जनरेट करके देता है हमें पूरे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे ढूंढना है इसको, राइट। सो ये हमारे लिए इस टाइप के, देखिए यहाँ पर ये है, ये सारे टाइप्स जनरेट, इसको रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो जनरेटेड है। ठीक है, इसको इसके अंदर हम कुछ नहीं करते हैं मैनुअली। देखिए ये गेट मेन्यू आइटम रिक्वेस्ट का बेसिकली इंटरफेस जनरेट किया हुआ है टाइप स्क्रिप्ट का। ये इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग का एरे है। इसके अंदर अभी देखोगे तो ये इसका एरे है। ये टाइप क्या है, ये मेन्यू आइटम से इंपोर्ट किया हुआ है। मेन्यू आइटम देखिए आईडी है, स्ट्रिंग, प्राइस, इज अवेलेबल। बस ये टाइप स्क्रिप्ट के टाइप्स जनरेट किए हैं इसने, और कुछ नहीं है। अब चलते हैं index.ts के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हो होनो हम यूज़ कर रहे हैं, बन यूज़ करता है ये नोड जेएस के लिए। और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, प्रोटो लोडर हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए जीआरपीसी प्रोटो लोडर जो हमने इंस्टॉल किया है, उसके ऊपर लोड सिंक, सिंक्रोनसली हम क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं हमारे मेन्यू डॉट प्रोटो फाइल। ओके, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हम देते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन इस तरह से हम देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से ये मिले हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रोटो लोडर की मदद से हमारा ये जो प्रोटो फाइल है उसको लोड कर रहे हैं। अब डिफरेंस देखिए, अगर आप किसी और लैंग्वेज के अंदर काम करोगे इसके अंदर, तो इस तरह से आप लोड नहीं करोगे, ये डायनामिक लोडिंग है। इसके लिए हमें कोई कोड जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर दूसरे लैंग्वेजेस के अंदर अगर करोगे, तो आपको प्रोटो सी के बारे में मैंने बताया था ना कि एक कंपाइलर आता है, उससे आपको कोड जनरेट करना होता है, वो आपको करना होता है। यहाँ पे हम प्रोटो लोडर की मदद से डायरेक्टली डायनामिकली लोड कर रहे हैं, कोई कोड जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बोलोगे ये तो जनरेट किया है ना, ये कोड कोड है, लेकिन वो कोड नहीं है जो एग्जीक्यूट होने वाला है, ये जस्ट टाइप्स है टाइप स्क्रिप्ट के। ठीक है, अलग चीज़ है। ये लोडर क्या करेगा, इस फाइल से जितना भी कोड चाहिए जीआरपीसी को काम करने के लिए वो जनरेट करेगा, और ये इन मेमोरी ही सारी चीज़ें डायनामिकली करता है। यहाँ पे कोई फाइल वगैरह जनरेट नहीं होगी आपकी। अब देखिए आगे क्या होता है, जीआरपीसी को हम यूज़ कर रहे हैं, जीआरपीसी अगेन जीआरपीसी जेएस से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। उसके ऊपर लोड पैकेज डेफिनेशन, जो कि हमारा ये लोडर ने जो हमें दी है उसको पास कर दिया। उसके बाद प्रोटो, अब ये लोड
पैकेज डेफिनेशन हम कॉल करते हैं ना, ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। उसके ऊपर हम कॉल करते हैं हमारा जो पैकेज का नाम क्या है, आपको याद होगा यहाँ पे पैकेज का नाम दिया है ना मेन्यू, यही यहाँ पर है देखिए। प्रोटो के ऊपर मेन्यू मेन्यू पैकेज ये बनाता है हमारे लिए, और उसके ऊपर सर्विस का नाम है। देखिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ, सर्विस का नाम क्या है, मेन्यू, तो वो लिखा हुआ है। और इसके अंदर हम मेंशन करते हैं कि किस पोर्ट के ऊपर हमें रन करना है हमारा जीआरपीसी सर्वर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, जैसे कि हमने देखा था कि जीआरपीसी के अंदर क्लाइंट और सर्वर होता है। जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा वो क्लाइंट होता है, जिसको करेगा वो सर्वर होता है, राइट। तो हमारे केस में यहाँ पर ये इसको हम बना रहे हैं क्लाइंट, क्योंकि ऑर्डर सर्विस जो है वो कॉल करने वाली है हमारे रेस्टोरेंट सर्विस को। तो ऑर्डर सर्विस हमारी क्लाइंट बन जाती है, और जो रेस्टोरेंट सर्विस है वो सर्वर बन जाती है। इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्लाइंट नाम दिया हुआ है। और आप देख सकते हो इस तरह से ये क्लाइंट बन जाएगा। इसको हम बोल रहे हैं कि ये लोकल होस्ट 50051 इस पोर्ट के ऊपर वो रन होगा। और उसके बाद इनसिक्योर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इनसिक्योर बेसिकली ये डेमो पर्पस के लिए, अगर आप प्रोडक्शन के अंदर हो तो यहाँ पर प्रॉपर जो एसएसएल सर्टिफिकेट होता है उसको हमें करना होता है, टीएलएस सर्टिफिकेट, उसको हमें यूज़ करना होता है। और HTTP2 है तो ये सिक्योर होता है, तो वहाँ पे आपको टीएलएस सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे। तो यहीं पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसके अंदर क्रेडेंशियल के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ओके, अब क्लाइंट हमारा बन चुका है। अब उसके आगे मैंने क्या किया है, देखिए एक फंक्शन बनाई है, जस्ट गेट मेन्यू आइटम्स। इसको एक्सपोर्ट किया था कि हमारे कोड के अंदर इसको हम कॉल करें जब भी चाहिए हमें इसको, राइट। आइटम्स जब भी चाहिए इस फंक्शन को कॉल करो। और ये फंक्शन क्या कर रही है, देखिए ध्यान से, ये फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न कर रही है, और इंटरनली ये क्या कर रही है, क्लाइंट जो बनाया हमने जीआरपीसी का उसके ऊपर गेट मेन्यू आइटम्स कॉल कर रही है। अब ये गेट मेन्यू आइटम्स ये वाला नहीं है, ये तो हमने फंक्शन का नाम दिया है। ये गेट मेन्यू आइटम्स ये हमारी प्रोसीजर है आरपीसी, ये इसको कॉल कर रही है। और ये सेम प्रोटो हमने हमारे रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर भी रखा हुआ है। इसका मतलब ये है आपका रिमोट कॉल। और इसको कॉल कैसे कर रहे हैं, जैसे कि लोकल फंक्शन ही ऐसे कॉल कर रहे हैं ना, इसलिए इसको आरपीसी बोलते हैं। इसके अंदर मेन्यू आईडीज हम सेंड कर रहे हैं कि किन मेन्यूज आइटम्स को हमें गेट करना है, उनके आईडीज एज अ पैरामीटर सेंड कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है कि इसके अंदर हमें रिक्वेस्ट कैसी दिखेगी, मेन्यू आईडीज का एरे होगा, तो वही सेंड कर रहे हैं जो कि हमें यहाँ पे मिलेगा जहाँ से कॉल करेंगे इसको। देखिए स्ट्रिंग का एरे है ना, और ये कॉल बैक देता है। उसके अंदर एरर और रिस्पॉन्स हमें मिलता है। एरर अगर है तो इसको रिजेक्ट करेंगे इस प्रॉमिस को, अगर एरर नहीं है तो रिजॉल्व करेंगे। और रिस्पॉन्स जो आ रहा है उस जीआरपीसी सर्वर से रिमोट, उसको हम रिजॉल्व करके इस प्रॉमिस से रिटर्न हो जाएगा। अब ये जो गेट मेन्यू आइटम्स है ना, ये कहाँ पे कॉल किया मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास एक पोस्ट एंड पॉइंट है /API/प्लेस ऑर्डर, जो कि हमारा फ्रंट एंड इसको कॉल करेगा। और बॉडी के अंदर कुछ ऐसा डेटा सेंड करेगा, देखिए ये नेम, ईमेल एड्रेस एंड कंटेंट। सो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने प्रिपेयर कर रखा है इसकी रिक्वेस्ट भी। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पोस्टमैन है, और पोस्टमैन के अंदर हम HTTP कॉल सेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है हमारी रिक्वेस्ट, नेम, ईमेल, और देखिए एड्रेस, कार्ट के अंदर आप देखोगे आईडीज का एरे बेसिकली इस तरह से है। 2 प्रोडक्ट्स हैं हमारे, तो दोनों की आईडी यहाँ पर पास की है। ओके, और यहाँ पर आप देखिए /API/प्लेस होल्डर 8012 जो हमारा ऑर्डर सर्विस रन हो रही है उसके ऊपर हम जस्ट एक पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वही तो यहाँ पर हम रिसीव कर रहे हैं। नेम, ईमेल एड्रेस, कमेंट नहीं सेंड कर रहे, वो ऑप्शनल यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए वैलिडेशन नहीं हो रहा है उसका। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग होता है, यहाँ पर देखिए गेट मेन्यू आइटम्स
हम जैसे रिक्वेस्ट आती है, पहला काम यही करेंगे कि ऑर्डर सर्विस को कॉल करके पूछेंगे कि दे दो ये जो में 2 मेन्यू आइटम्स है ना, इनको अपडेटेड दे दो मुझे। तो ये कॉल हो रहा है देखिए, और ये कहाँ से आ रहा है ये फंक्शन? याद है? यही तो है, ये हमने फंक्शन की है जो कि प्रॉमिस रिटर्न कर रही है, और इंटरनली वो क्या करेगी? जीआरपीसी कॉल करेगी। तो इसको नॉर्मली हमने कॉल किया और उसके अंदर जो आईडीज़ है सिर्फ मैप करके सिर्फ आईडीज़ रिटर्न कर दिए यहाँ से। ये वाली, ये और ये 2 आईडीज़ यहाँ पर चली जाएगी इसके साथ में। और फिर रिस्पॉन्स जैसे ही आ जाता है तो यहाँ पे आगे प्रोसेसिंग होगी और फिर कार्ट वगैरह बनेगा, डेटाबेस के अंदर हम स्टोर करेंगे, फिर क्यू के अंदर हम मैसेज डालेंगे रैबिट एमक्यू के अंदर। ये आगे बोरिंग काम हो रहा है, ठीक है? हम यहाँ पर आते हैं फिर से, जैसे ये रिक्वेस्ट सेंड होती है तो दूसरे साइड क्या होता है वो इंटरेस्टिंग है। तो हम चलते हैं दूसरे साइड, यहाँ पर रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर। इसके अंदर भी उसका प्रोटो है खुद का, सेम है ना, कॉपी पेस्ट ही होती है और कुछ नहीं, डायरेक्टली शेयर किया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों सर्विस के अंदर रखो। ये क्या कर रही देखते हैं। सो इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर जीआरपीसी जेएस नाम से एक काम करते हैं, सर्वर जेएस से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगेन इसके अंदर भी हम सेम पैकेज यूज कर रहे हैं जीआरपीसी जेएस, और जीआरपीसी के ऊपर हमें डॉट सर्वर नाम की एक मेथड आती है। ये हमने वहां पे कॉल नहीं की देखिए, क्योंकि वो क्लाइंट है हमारा, ये सर्वर है, तो यहाँ पे इसको एज ए सर्वर रन करना होता है। इस तरह से मेथड कॉल करके हमें जो जीआरपीसी है उसको इनिशियलाइज करना होता है। तो उसके अंदर चलते हैं कि कैसे इनिशियलाइज कर रहे हैं। देखिए ये फंक्शन, अब यहाँ पर भी सेम चीज कर रहे हैं हम। जो हमारा प्रोटो है, सेम प्रोटो है, उसको इस तरह से लोडर की मदद से लोड कर रहे हैं। अगर ये दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता था तो जो कोड जनरेट हुआ है उसको इंपोर्ट करते थे, यहाँ पे हम डायनामिक लोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डेफिनेशन से हमने मेनू प्रोटो बना दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हाँ आप देख सकते हो जीआरपीसी सर्विस के अंदर वो फंक्शन हमने लिस्ट की हुई है, जो रिमोट प्रोसीजर थी ना, जो ऑर्डर सर्विस कॉल करने वाली है, वही है ये वाली फंक्शन। और इसके अंदर हमें 2 पैरामीटर्स मिलते हैं, कॉल एंड कॉल बैक। कॉल मतलब बेसिकली आपके रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, और कॉल बैक मतलब जो रिस्पॉन्स सेंड करने वाले हैं वो इसको कॉल करके आप करते हो। सो यहाँ पर देखिए हम अपने एप्लीकेशन के अंदर रिपोजिटरी के अंदर जाके कॉल के ऊपर आपको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, उसके अंदर से जो आईडीज सेंड की है दूसरे सर्विस ने उसको सेंड करते हैं आपके इंटरनल रिपोजिटरी को। तो ये रिपोजिटरी पैटर्न यहाँ पर यूज हुआ है जो कि डेटाबेस में जाके डेटा फेच करता है, राइट। ज्यादा बाहर गए, रुकिए। हाँ, तो इस तरह से रिक्वेस्ट का डेटा हमें मिल गया इसके अंदर, और जैसे डेटाबेस से डेटा आ गया हम सीधा कॉल बैक फंक्शन को कॉल करके यहाँ पर वो डेटा पास कर रहे हैं। ये जो है दिस इज सेंडिंग रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स सेंड करेगा बैक टू दी क्लाइंट। अगर एरर आती है तो इस तरह से हम एम्प्टी रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, राइट। और आगे जाके सर्वर के अंदर बोल रहे हैं कि ऐड सर्विस, ये वाली सर्विस जो हमने इस प्रोटो को बनाया। इस तरह से आप मल्टीपल सर्विसेज ऐड कर सकते हो सकता है कि आपकी एक प्रोटो फाइल, ये तो हुई हमारी ऑर्डर सर्विस के लिए, और कोई सर्विस के साथ में भी अगर आपका जीआरपीसी कनेक्शन हो रहा है तो उसका अलग प्रोटो फाइल हो सकता है, तो उसकी अलग सर्विस बनेगी, और फिर उसको भी आप ऐड सर्विस करके उसको भी ऐड करोगे। यहाँ पे भी पोर्ट हमने दी कि 50051 पे उसको रन करो। इस तरह से हमने बाइंड किया हुआ है, इनसिक्योर बोला है क्योंकि ये डेमो पर्पस के लिए है। तो इस तरह से हमारा जीआरपीसी सर्वर क्रिएट होके इनिशियलाइज हो जाता है, और इस तरह से ये जो हमारी रिमोट प्रोसीजर है या फिर रिमोट फंक्शन है, हम ऑर्डर सर्विस के अंदर से कॉल कर पाते हैं। दिस इज आरपीसी, और ये जीआरपीसी फ्रेमवर्क को यूज करके यहां पर किया हुआ है। चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। सो मैं यहां पर आता हूं पोस्टमैन के अंदर, और यहां पर जैसे ही हम सेंड करेंगे तो आप देख सकते हो बहुत ही जल्दी हो गया यार ये।
181 मिलीसेकंड्स, फास्ट हो गया। अब इसके अंदर आपने देखा होगा पहले ऑर्डर सर्विस के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी, ऑर्डर सर्विस से रेस्टोरेंट सर्विस के ऊपर ऑर्डर जाएगी, फिर रेस्टोरेंट सर्विस रिटर्न करेगा, फिर प्रोसेस करेगी, फिर डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, फिर रिस्पॉन्स आएगा। ये सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पर। अब ये 52 यहाँ पर दिखा रहा है। अब इसने मुझे मेल सेंड किया है, ठीक है? मेल सेंड किया होगा। मेल कैसे सेंड होता है? और जो ऑर्डर सर्विस जो है, ऑर्डर प्लेस होने के बाद एक मैसेज हमारे रैबिट एमक्यू जो मैसेज ब्रोकर है या फिर क्यू इसको हम बोल सकते हैं, उसके अंदर सेंड कर रही है। और हमारे पास ना यहाँ पे नोटिफिकेशन सर्विस है जो कि गो के अंदर बनी हुई है और वो मल्टीपल वर्कर्स यहाँ पर रन करती है। देखिए, गो रूटीन्स का यूज़ करके मल्टी थ्रेडिंग या कॉन्करेंसी यहाँ पर हो रही है, बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग। और ये ईमेल सेंड कर रही है। देखिए यहाँ पर notifications.go एक फाइल है और इसके अंदर बहुत सारा कोड है। ये शेयर करूँगा मैं आपके साथ में, टेंशन मत लेना आप। HTML मतलब ईमेल टेम्पलेट कैसे दिखना चाहिए वो यहाँ पर है। और अभी के लिए टेस्टिंग के लिए मैंने लोकल जो SMTP सर्वर है मेलहॉग का, उसको इंस्टॉल किया है। वो एक पैकेज आता है, आप आपके कंप्यूटर के ऊपर लोकली उसको यूज़ कर सकते हो। और जब भी आपको प्रोडक्शन के अंदर सेंड करना है, जस्ट वो SMTP जो इन्फॉर्मेशन है, ये यहाँ पर अगर देखोगे, बस इसको चेंज कर दो, दैट्स इट। अभी देखिए लोकली मैं यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मेलहॉग रन हो रहा है, देखिए यहाँ पर। तो अब चलते हैं ब्राउज़र के अंदर और ये नहीं है, ये भी नहीं है। एक मिनट गाइस। हाँ, ये है। ओके, सो यहाँ पर अगर आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2 मिनट पहले एक मेल आ चुका है हमें। और ये अगेन ये मेलहॉग हमें डैशबोर्ड भी प्रोवाइड करता है लोकली, जस्ट चेक करने के लिए मेलिंग। तो अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर अगर आप डेवलपमेंट में हो और मेल अगर टेस्ट करना है तो आप मेलहॉग यूज़ कर सकते हो, लोकली फ्री है। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे मेल आ चुका है कि आपकी ऑर्डर कंफर्म हो चुकी है, प्लेस हो चुकी है, अमाउंट इतना पेड करना है आपको। तो ये जो ऑर्डर हमने सेंड की थी, इसके अंदर जो भी आईडीज़ है बेसिकली उनकी प्राइसिंग कैलकुलेट होके, और ये अपडेटेड प्राइसिंग है, ये होके यहाँ पे ये हमें रिसीट भी मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि gRPC हमने सक्सेसफुली, मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं माइक्रो सर्विसेज के अंदर। ये होता है gRPC गाइस। आगे बढ़ते हैं। सो gRPC का जो कम्युनिकेशन होता है ना, इसके मल्टीपल टाइप के पैटर्न्स आते हैं इसके अंदर। यहाँ पर जो पहला है यूनरी आरपीसी जिसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये नॉर्मल रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स आया, बात खत्म। ये होता है यूनरी ऑपरेशन, यूनरी आरपीसी इसको बोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये वही सपोर्ट करती है। और इसके अंदर कौन सी चीज़ें, जैसे कि हमें कोई CRUD ऑपरेशन करना है, नॉर्मल जो एपीआईज हम अभी कॉल कर रहे थे, ये जो हमने की थी, कैलकुलेटर हो गया, इस टाइप की चीज़ें हैं ना, एक ऑपरेशन करके बात खत्म। तो उसके लिए हम ये यूनरी आरपीसी यूज़ करते हैं और gRPC ये सारे सपोर्ट करता है। और एक है सर्वर स्ट्रीमिंग आरपीसी। अब ये सर्वर स्ट्रीमिंग आरपीसी क्या होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर क्या करता है, उसको स्ट्रीम में रिस्पॉन्स भेजता है, स्ट्रीमिंग कर शुरू करता है बेसिकली सर्वर से, और वो कंटिन्यूसली स्ट्रीमिंग जो है वो चलती रहेगी। जैसे कि कोई रियल टाइम डेटा अगर हमें सेंड करना है, डेटा फीड है, या फिर म्यूज़िक स्ट्रीम करना है हमें एक सर्वर से दूसरे सर्वर के ऊपर, बड़ी फाइल स्ट्रीम करनी है, मॉनिटरिंग के जो डैशबोर्ड्स होते हैं, उस टाइप का कुछ अगर लॉजिक है तो यहाँ पर सर्वर स्ट्रीमिंग आरपीसी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास और एक होता है क्लाइंट स्ट्रीमिंग, ये इससे उल्टा होता है। तो क्लाइंट क्या करता है, कंटिन्यूसली जो है स्ट्रीम सेंड करते रहता है। जैसे कोई बैच डेटा है, हमें एक ही साथ में बहुत सारी फाइल्स अपलोड करनी है, या फिर कुछ यूज़र की एक्टिविटीज़ जो हो रही है उसका लॉग हमें सेंड करना है और किसी सर्वर के ऊपर, तो ये
एक स्ट्रीम के अंदर सेंड होते रहेगा। सब होने के बाद लास्ट में एक सर्वर जो है रिस्पॉन्स सेंड करेगा, एक रिस्पॉन्स। ये है क्लाइंट स्ट्रीमिंग आरपीसी। अब इसके अंदर और एक चीज़ आती है बहुत पावरफुल, जो कि है बाई डायरेक्शनल। इसके अंदर क्लाइंट भी सेंड कर सकता है कंटिन्यूअस ये जो डेटा है, और जो सर्वर जो है वो भी सेंड कर सकता है कंटिन्यूअसली। बाई डायरेक्शन होता है दोनों साइड से। चैट एप्लीकेशंस हो गए, गेमिंग सर्वर्स जो होते हैं, अगर 2 सर्वर्स के बीच में कुछ डेटा कंटिन्यूअसली रखना है, जैसे वेब सॉकेट के अंदर होता है, या फिर कोलैबोरेटिव टूल्स होते हैं, कुछ भी डेटा अगर सिंक करना है कंटिन्यूअसली एक दूसरे 2 सर्वर्स के बीच में, तो हम यहाँ पर ये बाई डायरेक्शनल स्ट्रीमिंग आरपीसी जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी, वेरी पावरफुल गाइस। ये है जीआरपीसी। इसके अंदर ऑथेंटिकेशन भी आप कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन के अंदर टोकन, एमटीएलएस का ऑप्शन आता है, सर्टिफिकेट्स जो होते हैं ना, उनका यूज़ करके किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ, तो ये इनका ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन है जीआरपीसी का, आप देख सकते हो। हाई परफॉर्मेंस ओपन सोर्स यूनिवर्सल आरपीसी फ्रेमवर्क है ये। क्या-क्या लैंग्वेजेस ये सपोर्ट करता है, जो मोस्ट पॉपुलर है वो सारे सपोर्ट करता है। और उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसके अंदर जाके आप थोड़ा-सा इसका डॉक्स जो है या फिर कुछ वीडियोज़ इसके अंदर अगर आप देखोगे, तो मज़ा आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी इसके अंदर। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला है। आज के सेशन के लिए इतना ही।